गुड मॉर्निंग। तो आज हमारा कंटिन्यूटी का फोर्थ लेक्चर है। फर्स्ट से थर्ड लेक्चर के बीच में हमने कंटिन्यूटी में ये देखा था कि कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। फिर उस डेफिनेशन का यूज करते हुए कैसे हम जो हमारे पास फंक्शन दे रखा है उसे कंटिन्यूअस प्रूव करेंगे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, सही है। इसके बारे में हमने देखा। फिर हमारे पास दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन मिले थे उसमें हमने क्या देखा था कि अगर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है तो आप अननोन कैसे कैलकुलेट करोगे, ए और बी जैसे उसमें इन्वॉल्व थे, सही है ना। तो अब हम बात करने जा रहे हैं आपका डिसकंटिन्यूटी के टाइप्स के बारे में, सही है। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, सही। तो अब देखो हम क्या करते हैं, कंटिन्यूटी को डिसकंटिन्यूटी को दो टाइप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है हमारा रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, और दूसरा है आपका इरिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी की जब हम बात करते हैं, देखिए इसके बारे में थोड़ा बहुत मैं बता चुका हूं। रिमूवेबल वर्ड का जब हम मतलब जानते हैं, देखो रिमूवेबल का मतलब क्या हुआ कि कुछ चीजें जो आपसे रिमूव हो सकती है, सही है, जिसे हम रिमूव कर सकते हैं। तो फर्स्ट केस है आपका रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। इस रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में भी आपके टू डिफरेंट केसेस हो जाते हैं। पहले हम देखते हैं कि रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी हम बोलेंगे किसको, ठीक है। तो अगर मैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करता हूं तो उस पॉइंट पे मुझे फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करनी पड़ती है, सही है। और उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू भी चेक करना पड़ता है, जैसे मान लीजिए इस तरह से। तो एट x इक्वल टू ए पे मुझे फंक्शन की या x इक्वल टू ए पे फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट यहां से जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो लिमिट x टेंड टू a माइनस लिखता हूं इस तरह से f ऑफ x, ठीक है। फिर राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करनी पड़ती है और फंक्शन का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ता है, सही ना। तो ये तीन चीजें आपको कैलकुलेट करनी है जब आप कंटिन्यूटी की बात करते हो। तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है क्या? अब देखो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में होगा क्या कि आपका x इक्वल टू ए पे लिमिट तो एग्जिस्ट करेगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट तो होगा यहां पे, मगर इस पॉइंट पे जो वैल्यू है वो वैल्यू किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाए। देखो ये तो दो तरीके यहां से डिसकंटिन्यूटी आती है और किससे जुड़ी है वो f ऑफ a से। पहला तो ये कि इस पॉइंट पे जो f ऑफ a का वैल्यू है वो डिफाइन ना हो, ठीक है। इस पॉइंट पे अगर f ऑफ a का वैल्यू डिफाइन नहीं होगा तो इसे बोला जाता है मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। क्या बोला हमने, अगर f ऑफ a इज नॉट डिफाइंड, आपका लेफ्ट हैंड लिमिट डिफाइन है, राइट हैंड लिमिट डिफाइन है, दोनों इक्वल है, इसका मतलब आपका जो लिमिट है एट x इक्वल टू a पे डिफाइन है, मगर f ऑफ a वाला जो वैल्यू होगा f ऑफ a इज नॉट डिफाइंड। अगर f ऑफ a नॉट डिफाइन है तो उस केस में क्या बोला जाएगा कि f ऑफ a तो है ही नहीं, तो इस केस में f ऑफ a इज नॉट डिफाइन। तो अगर f ऑफ a डिफाइन नहीं होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। इसमें f ऑफ a वाला पॉइंट ही नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है इसमें, अगर f ऑफ a डिफाइन है मगर f ऑफ a इस पॉइंट पे नहीं आके कहीं दूसरी जगह पे है तो इसे बोला जाता है आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। क्या था दोनों,
फर्स्ट वाले में हमने क्या देखा कि आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये दोनों इक्वल है, मींस लिमिट ऑफ x टेंड टू a f ऑफ x इज एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगा। मगर f ऑफ a वाला वैल्यू अगर इस पॉइंट पे x इक्वल टू a पे डिफाइन नहीं है तो उसे हम कहते हैं मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। ठीक है। सेकंड है कि अगर इस पॉइंट पे आने वाला जो वैल्यू है वो डिफाइंड है मगर यहां नहीं आके किसी दूसरे पॉइंट पे आ रहा है तो उसे हम बोलेंगे आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। अब जो ये डिसकंटिन्यूटी होता है इसे हम कंटिन्यूअस बना सकते हैं, इसीलिए बोला गया कि ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होगा। अब कैसे? आप देखो किसी f ऑफ a का वैल्यू रीडिफाइन कर सकते हो, तो f ऑफ a का वैल्यू आपको क्या करना है? रीडिफाइन करना है, सो दैट द फंक्शन या लिमिट ऑफ x टेंड टू a fx इज इक्वल टू f ऑफ a। अब f ऑफ a को इस तरह से रीडिफाइन करो कि इसका जो वैल्यू है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो इसके इक्वल हो जाए। ठीक है, तो इस वजह से हमने क्या बोला कि ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। देखते हैं किस तरह से। मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, fx इक्वल टू x माइनस ऑफ 2 x स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाई x माइनस ऑफ 2। ठीक है, इस तरह से एक एग्जांपल। अब आप ये देखो x इक्वल टू 2 पे x इक्वल टू, अगर मैं 2 की बात करूं तो x इक्वल टू 2 पे ये 0/0 फॉर्म है, तो एग्जैक्ट डिफाइन तो नहीं होगा 2 पे। ठीक है, मगर 2 पे इसकी लिमिट आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो एट x इक्वल टू 2 fx इक्वल टू 0/0 या इनडिटरमिनेट। When x is not equal to 2, तो अभी आप क्या कर सकते हो? अगर x not equal to 2 होगा तो उस केस में आप इन दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हो। तो अगर आप इसे कैंसिल आउट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? fx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, चलिए मैं इसका ग्राफ बना के दिखाता हूं। अब x स्क्वायर माइनस 9 आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन है, सही है। तो यहां पे ये जो जीरो होने वाला है ये कहां पे जीरो होगा? प्लस और माइनस ऑफ 3। तो +3 और माइनस ऑफ 3 पे इसका वैल्यू 0 हो गया। और अगर y को देखो, y को 0 किया, ठीक है, अगर x 0 होगा तो ये माइनस ऑफ 9 जाएगा। तो समथिंग इस तरह से आपका एक क्वाड्रेटिक फंक्शन बन रहा होगा। अब इस क्वाड्रेटिक फंक्शन में आप देखो x इक्वल टू 2 पे, x इक्वल टू जहां पे 2 होगा उस पॉइंट पे जो वैल्यू है ना, x इक्वल टू 2 पे, क्योंकि ये 0/0 फॉर्म है तो इस पॉइंट पे आपका वैल्यू नहीं आएगा। तो ऐसे अब देखो 2 तो इंक्लूड है नहीं, 2 पे कोई वैल्यू नहीं आ रहा है, तो 2 पे अगर यहां पे वैल्यू नहीं आएगा तो इसे हम क्या कहेंगे? मिसिंग पॉइंट। ये पॉइंट आपका इससे मिस है। क्यों? क्योंकि x इक्वल टू 0 वाला यहाँ पे 0 पे जो पॉइंट है या डेफिनेशन था f ऑफ 2 का, तो f ऑफ 2 का कोई डेफिनेशन यहाँ पे दिया नहीं गया, सही है। तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो 2 पे कैलकुलेट कर सकते हो, मगर f ऑफ 2 कहां से लाओगे? ये यहाँ पे डिफाइन नहीं हो रखा है, सही है ना। तो इसको हमने क्या बोला? ये अपना मिसिंग पॉइंट का फर्स्ट एग्जाम्पल है। सेकेंड एग्जाम्पल, ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। सेकेंड मान लो हम इस तरह से ले लेते हैं कि fx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। सही। अब आप ये देखो, इसके लिए भी हम क्या जानते हैं कि x माइनस ऑफ 2 x प्लस 2 x माइनस ऑफ 2, तो एट x इक्वल टू 2 fx बिकम 0/0 फॉर्म। ठीक है, यानी इस पॉइंट पे आपका डिफाइन नहीं है वैल्यू, इनडिटरमिनेट है। और एट x इज नॉट इक्वल टू 2, तो अभी ये एक 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है, तो आप इसे कैंसिल आउट कर सकते हो। तो इस केस में ये fx का वैल्यू कितना दे देगा आपको? x प्लस 2। तो अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे x प्लस 2 का,
तो y इक्वल टू एक्स प्लस टू, तो x को 0 करोगे तो y का वैल्यू हो जाएगा 2, तो y का वैल्यू 2, इसको 0 करोगे तो माइनस ऑफ 2। ठीक है, तो इस तरह से एक लाइन जाएगी आपकी। इस लाइन में जहां पे x इक्वल टू 2 होगा तो x इक्वल टू 2 पे फंक्शन का वैल्यू डिफाइन नहीं है, तो इस वाले पॉइंट पे क्या होगा, ओपन सर्कल हम ड्रॉ कर लेंगे। सही है, क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पे आपका वैल्यू दिया नहीं है f2 पे। तो ऐसे जो एग्जाम्पल है ये मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी के एग्जाम्पल। अब आप ये देखो, इस पॉइंट पे जो वैल्यू नहीं था, आप x इक्वल टू 2 पुट करते तो ये कहीं पे आपको कौन सा वैल्यू दे रहा होता, 4 वाला वैल्यू दे रहा होता। x इक्वल टू 2 पुट करते तो क्या वैल्यू देता, ये 4 देता आपको, और 4 का वैल्यू कहां आता आपका, यहां कहीं पे आ रहा होता। तो 2 पे एग्जैक्टली ये जो वैल्यू है, और ये वैल्यू किसका है, आपका लिमिट है। सही है, f ऑफ 2 की वैल्यू नहीं है, तो f ऑफ 2 का वैल्यू इस केस में भी और इस वाले केस में भी क्या है, डिफाइन नहीं है। ठीक है, अब क्या है कि अगर मुझे इसको कंटिन्यूअस बनाना है तो कंटिन्यूअस बनाने के लिए मैं इसका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट देखूं, तो आप देखो यहां पे जब आप लिमिट अप्लाई करोगे, लिमिट x टेंड टू 2, तो आपको x स्क्वायर माइनस 9 मिलेगा, और ये 4 माइनस ऑफ 9 देगा, मीन्स माइनस ऑफ 5 देगा। सही है, अब अगर इसको मुझे कंटिन्यूअस बनाना है तो लिमिट जो है, लिमिट शुड बी इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू f ऑफ 2। ठीक है, तो इसका मतलब अगर ये वैल्यू माइनस ऑफ 5 आ रहा है तो f ऑफ 2 क्या होना चाहिए, माइनस 5 होना चाहिए, अगर मुझे फंक्शन को कंटिन्यूअस बनाना है। ठीक है, तो मैंने इसको रीडिफाइन कर दिया f ऑफ 2 को, और मैंने कहा कि यहाँ पे जो मिसिंग पॉइंट है, इस जगह पे अगर मैं f ऑफ 2 रीडिफाइन करके माइनस 5 ले लूं तो मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। सिमिलरली जब मैं इसे कैलकुलेट करूंगा तो यहां से आपका जो लिमिट ऑफ x टेंड टू 2 fx अगर आप लेते हो तो ये आपको 4 देगा, और ये 4 वैल्यू किसके इक्वल होना चाहिए, f ऑफ 2 के। तो f ऑफ 2 यहाँ डिफाइन नहीं है, मगर इसे हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो f ऑफ 2 इक्वल टू अगर 4 में डिफाइन कर दूं तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा, अपना कंटिन्यूअस। ठीक है, तो ऐसे टाइप के, ये हो गया आपका मिसिंग पॉइंट। ठीक है, ये है मिसिंग पॉइंट। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं आइसोलेटेड पॉइंट के बारे में। ठीक है बेटे, तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब आप ये देखो, इस वाले फंक्शन को अगर मैं रीडिफाइन करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, व्हेन x बिलोंग टू इंटीजर, अगर आपका x इंटीजर है तब तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x i देगा, और ये माइनस ऑफ i देगा, और दोनों कैंसिल आउट होके 0 देंगे। व्हेन x इज नॉट बिलोंग टू इंटीजर, तो उस केस में ये x ही रहेगा, और ये वैल्यू क्या देगा, माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ, या आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते थे, ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस माइनस 1 माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो इस वाले पोर्शन से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना दिया इसने, माइनस ऑफ 1 दिया। ठीक है, तो ये वैल्यू मुझे fx का मिल गया। अब इन पॉइंट को अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो जहां जहां पे इंटीजर है वहां तो 0 वैल्यू दे रहा है, और नॉट इंटीजर के लिए आपको माइनस ऑफ 1 दे रहा है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ये आपका x एक्सिस है, आप y इक्वल टू माइनस 1 पे एक लाइन ड्रॉ कर दो। ठीक है, y इक्वल टू माइनस 1 पे एक लाइन, क्योंकि कांस्टेंट ही आएगा ये, और जहां पे इंटीजर आ रहा है, जैसे 0 पे इंटीजर है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6, ऐसे जो वैल्यूज आ रहे हैं आपके, है ना, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, तो इस वैल्यू पे यहां पे आपका ओपन आएगा, यहां ओपन आएगा, यहां पे ओपन आएगा, क्योंकि वैल्यू इस पॉइंट पे डिफाइन नहीं हो रहा है, वो वैल्यू आपका 0 पे डिफाइन है। सही,
ये ओपन हो गया, यहाँ पे 0 इंक्लूड होगा, ओपन होगा, यहाँ इंक्लूड होगा, ये ओपन होगा, ये इंक्लूड होगा। सही, तो आप देख रहे हो कि इस पॉइंट में जो वैल्यू आ रहा है वो कहीं दूसरी जगह पे डिफाइन है, इसीलिए आइसोलेटेड पॉइंट इसको बोला जाता है। सही है, तो इस वाले पॉइंट पे आपका जहां पे इंटीजर था वहां तो 0 हो गया, और 0 आपका एक्स एक्सिस में लाई करेगा। तो इस पॉइंट पे आपका फंक्शन यहां से यहां तक का कंटिन्यूअस तो है, मगर जैसे ही आप इस पॉइंट पे आ रहे हो ये जंप करके यहां आ जाएगा, फिर ये यहां चले जाएगा, फिर सीधे जाएगा, फिर जंप करके ऊपर चले जाएगा। तो ये जो है ये आइसोलेटेड डिसकंटिन्यूटी। आप इसको भी कंटिन्यूअस बना सकते हो, क्या करके, यहां पे आने वाले वैल्यू को रीडिफाइन करके। मींस आप इस तरह से यहाँ पे जो आपका वैल्यू आ रहा है, आप इस वैल्यू को f ऑफ x को कुछ और लिख लो। आप ये लिख लो कि जहां जहां पे इंटीजर होता है मेरा फंक्शन, वहां पे मैं जो वैल्यू है वो क्या एज्यूम कर लूं, 0 एज्यूम, सॉरी 1 एज्यूम कर लूं, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा आपका कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन से ये भी आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी भी रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में कंसीडर किया जाता है। सही है, आप यहां पे आने वाले वैल्यूज को रीडिफाइन कर पाओगे। ठीक है बेटे, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका इरिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। नेक्स्ट है आपका नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो देखो अभी क्या है यहाँ पे, फर्स्ट वाले केस में आपने क्या देखा कि हमारा लिमिट डिफाइन होगा, और लिमिट डिफाइन होगा मगर वो किसके इक्वल नहीं होगा, आपका f ऑफ 0। f ऑफ 0 अगर डिफाइन है और किसी दूसरे पॉइंट पे आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बोलेंगे, या अगर f ऑफ a डिफाइन नहीं है तो उसे हम क्या बोलेंगे, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। नेक्स्ट हम बात करें इरिमूवेबल या नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी के बारे में। इस केस में क्या होगा, आपका लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो हम क्या बोलते हैं कि a function is said to be non-removable discontinuity at x equal to a if left hand limit is not equal to right hand limit at x equal to a। सही है, अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो कंटिन्यूटी की तो आगे बात ही नहीं कर सकते। तो अगर आपका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता तो हमने क्या बोला कि वो क्या हो जाएगा, आपका नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। अब जो ये डिसकंटिन्यूटी से हम 3 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट हम मानते हैं जिसमें फाइनाइट नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी हो गया, नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। सही है, दूसरा है इनफाइनाइट, थर्ड है ऑसिलेटरी। ठीक है, तो इसे हमने डिस्कस करा। फाइनाइट नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का मतलब समझो, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही इस केस में LHL और RHL दोनों ही डिफाइन होंगे, और डिफाइन तो होंगे, डिफाइन होने के साथ फाइनाइट होंगे, डिफाइन
एंड गिव्स फाइनाइट वैल्यू। फाइनाइट वैल्यू तो देगा मगर इक्वल नहीं होंगे। इनफाइनाइट वाले केस में आइदर वन ऑफ देम और बोथ इज इनफाइनाइट। ठीक है। ऑसिलेटरी में वैल्यू ऑफ फंक्शन इज ऑसिलेट बिटवीन टू फाइनाइट वैल्यू। सही है। अब होगा क्या, देखो ऑसिलेट में क्या बोला गया कि आपका दो फाइनाइट वैल्यू होगा, जैसे मैं -1 से 1 ले लूं। सही है। इसके बीच में मेरा जो फंक्शन है वो इनफाइनाइट तक का ऑसिलेट करते हुए जाएगा। सही है। इनफाइनाइट और इनफाइनाइट में आपका क्या होगा, आइदर वन ऑफ देम, या तो दोनों या कोई एक क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। फाइनाइट में क्या है, दोनों ही एग्जिस्ट करेंगे, फाइनाइट होंगे मगर दोनों क्या होंगे, नॉट इक्वल होंगे। सही है ना। जैसे मानते हैं हम, मान लीजिए आपने क्या ले लिया, f(x) इक्वल टू tan इनवर्स या tan ऑफ 1/x। ठीक है। तो tan ऑफ 1/x ले लिया। तो मैं जब tan ऑफ 1/x की बात करता हूं तो एट x इक्वल टू 0 पे क्या हो रहा होगा, इसके साथ देखो, तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड टू 0 माइनस, तो जब 0 माइनस करूंगा तो tan ऑफ 1/x लिमिट ऑफ h टेंड टू 0 tan ऑफ 1/0 माइनस ऑफ h। तो यहां से आपको माइनस साइन मिलेगा, तो माइनस साइन आप बाहर ले लोगे तो ये tan ऑफ 1/h हो गया। तो 1/h क्या होगा, 0 पुट करने पे इंफिनिटी, तो ये tan ऑफ इंफिनिटी है। तो tan ऑफ इंफिनिटी क्या होगा, आपका इंफिनिटी रहेगा तो ये माइनस ऑफ इंफिनिटी हो गया। आप RHL कैलकुलेट करो यहां पे, तो लिमिट ऑफ x टेंड टू 0 प्लस tan ऑफ 1/x, तो लिमिट h टेंड टू 0 tan ऑफ 1/0 प्लस h। तो ये क्या देगा आपको, लिमिट h टेंड टू 0 1/tan ऑफ 1/h, मतलब tan ऑफ इंफिनिटी, और tan इंफिनिटी क्या होता है, इंफिनिटी। तो आप देख रहे हो 0 से जस्ट पहले मींस लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे माइनस इंफिनिटी है, राइट हैंड लिमिट यहाँ पे क्या आ रहा है, इंफिनिटी आ रहा है। तो दोनों डिफरेंट है ना, है कि नहीं। अगर दोनों डिफरेंट वैल्यू होगा तो आप सोचो आपका जो ग्राफ होगा 0 से इस तरफ ये माइनस इंफिनिटी जा रहा है, और 0 के इस तरफ ये कैसा जा रहा है, इंफिनिटी जा रहा है। सही है ना। π/2 पे इसका वैल्यू कुछ और ही हो जाएगा, अभी tan ऑफ 1/π/2 का मतलब क्या है, 2/5 समथिंग। तो यहाँ जो भी वैल्यू हो, मगर इस वाले पॉइंट पे इसका जो ग्राफ है वो ऐसे करके बन रहा होगा। क्लियर है। ऐसे करके ग्राफ जा रहा होगा, यहाँ पे माइनस ऑफ इंफिनिटी, और इस वाले पॉइंट पे आपका क्या जाएगा, इंफिनिटी जाएगा। ठीक है। चलिए, तो ये हो गया अपना। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास लिमिट x टेंड टू 0 मॉडुलस ऑफ sin x बाई x, ठीक है। तो इसे देखते हैं क्या होगा इसमें, लिमिट ऑफ x टेंड टू 0 मॉडुलस ऑफ sin x बाय x, लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड टू 0, ठीक है। या आप डायरेक्टली ना इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, देखो साइन ऑफ x बाई x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 माइनस ऑफ साइन x बाई x व्हेन x इज लेस देन 0, ठीक है। तो आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं होगी। अब आप इसमें लिमिट अप्लाई करोगे तो साइन x बाई x क्या होता है, 1 होता है व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, और यहाँ पे क्या देगा -1 व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 0। 0 पे हम कुछ कह नहीं सकते, है कि नहीं, ठीक है। तो इस वाले केस में क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करता तो कंटिन्यूटी की तो बात ही नहीं करेंगे हम यहाँ पे, सही है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, इसमें 1 पे चेक करना है। तो आप देखो fx इक्वल टू x बाय 1 माइनस x हमने ले लिया, तो एट x इक्वल टू 1 क्या होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट अगर मैं 1 पे कैलकुलेट करता हूँ तो लिमिट ऑफ x टेंड टू 1 माइनस x बाय 1 माइनस x, लिमिट ऑफ h टेंड टू 0, तो ये क्या होगा 1 माइनस h, 1 माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ h, ठीक है। तो लिमिट ऑफ h टेंड टू 0 1 माइनस h, 1 से 1 कैंसिल हो गया, h हो गया। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ये जो वैल्यू आपका 1 बाई h माइनस 1, h टेंड टू 0 करोगे तो इन्फिनिटी माइनस 1 इन्फिनिटी हो जाएगा। RHL कैलकुलेट किया जाए तो लिमिट ऑफ x टेंड टू 1 प्लस x बाय 1 माइनस x, तो ये क्या देगा आपको, लिमिट h टेंड टू 0, है ना। तो 1 प्लस h आएगा, तो 1 प्लस h डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ 1 प्लस h, तो क्या देगा बेटे ये आपको वैल्यू, लिमिट ऑफ h टेंड टू 0 1 प्लस h डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ h। तो माइनस ऑफ h आप देखो ये कितना हो गया आपका, लिमिट ऑफ h टेंड टू 0 माइनस 1 बाई h प्लस माइनस ऑफ 1। तो ये क्या है, माइनस ऑफ इंफिनिटी माइनस 1 मींस माइनस इंफिनिटी, यहाँ पे इंफिनिटी दे रहा है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो ये सब आपके नॉन रिमूवेबल के केसेस है। अब बात करें 2 की पावर 10x की। तो अब आप 10x को तो जानते हो, 10x का ग्राफ आपने देखा हुआ है कि एट पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 पे इसका ग्राफ ऐसा फॉर्म हो रहा होता है, और पाई बाई 2 के राइट हैंड साइड में इसका ग्राफ कैसा जा रहा होता है, ऐसा। तो अगर आप पाई बाई 2 पे लेफ्ट हैंड साइड से जाओगे तो ये इंफिनिटी दे रहा होगा, और यहाँ पे राइट हैंड साइड से आओगे तो क्या देगा, ये माइनस ऑफ इंफिनिटी देगा, सही है। तो डायरेक्टली ये क्या है, 2 की पावर इंफिनिटी और पाई बाई 2 पे, है कि नहीं। तो जब मैं LHL कैलकुलेट करूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट ऑफ x टेंड टू पाई बाई 2, सही। तो ये 2 की पावर 10 ऑफ x होगा। तो ये यहां से आने वाला आपका जो वैल्यू होगा, लिमिट ऑफ h टेंड टू 0, या तो आप डायरेक्टली पुट कर दो, या यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 90 10 ऑफ पाई बाई 2 माइनस ऑफ h, ठीक है। तो लिमिट ऑफ h टेंड टू 0 टू cot 10 90 माइनस थीटा, cot थीटा, तो cot ऑफ h हो जाएगा। तो 2 ऑफ cot h का मतलब क्या हो गया, cos h डिवाइडेड बाई sin h, और h 0 है तो ये 0 होगा, तो क्या होगा, 2 की पावर इंफिनिटी, ठीक है। तो इंफिनिटी हो गई। सेकेंड जो आपका वैल्यू है RHL, तो लिमिट ऑफ x टेंड टू पाई बाई 2 माइनस प्लस 2 दी पावर 10x, आप देखो ये क्या देगा, लिमिट ऑफ h टेंड टू 0 टू 10 ऑफ पाई बाई 2 प्लस h, सही। तो पाई बाई 2 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है ना, तो ये क्या देगा, 2 ऑफ माइनस ऑफ कॉट ऑफ h। तो अब 2 आया माइनस आया समथिंग, ये क्या देगा, इंफिनिटी देगा, है कि नहीं। अब 2 की पावर माइनस इंफिनिटी वाला वैल्यू अगर मैं देखूं तो ये क्या होगा आपका, 0 हो जाएगा, सही है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे आपका एक वैल्यू इंफिनिटी दे रहा है और दूसरा वैल्यू क्या दे रहा है आपका, 0 दे रहा है, तो दोनों इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है। तो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। तो ये कौन सा केस है अपना, जिसमें से आइदर वन ऑफ देम इज इंफिनिटी, आइदर वन ऑफ देम इज इंफिनिटी हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा एक फाइनाइट वैल्यू।
तो ये केस यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, दोनों ही इंफिनिटी हो रहे हैं, मगर एक आपका माइनस इंफिनिटी, दूसरा इंफिनिटी है कि नहीं। तो हमने ये देखा। अब बात कर रहे हैं हम ऑसिलेटरी फंक्शन के बारे में कि ऑसिलेटरी फंक्शन को हम डिसकंटिन्यूअस क्यों बोले। सही है। तो नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल fx इक्वल टू साइन ऑफ 1/x एट x इक्वल टू 0। ठीक है। तो 0 पे अब हम डिफाइन करेंगे चलिए बेटे, तो क्या है हमारे पास एग्जांपल f ऑफ x इक्वल टू 1/sin ऑफ 1/x एट x इक्वल टू 0। अब आप ये देखो कि 0 पे sin x के साथ क्या हो रहा होगा, है ना। तो जब मैं 0 पे लेफ्ट हैंड साइड से अगर जाता हूं तो लिमिट ऑफ x टेंड टू 0 माइनस साइन ऑफ 1/x ऐसे ले लो। तो लिमिट h टेंड टू 0 साइन ऑफ 1/0 माइनस h, तो ये माइनस ऑफ साइन ऑफ क्या दे देगा आपको, माइनस लिमिट ऑफ h टेंड टू 0 और साइन ऑफ 1/h। ठीक। अब देखो h टेंड टू 0 होगा तो ये 0 हो रहा है, तो 1/0 क्या होगा, इंफिनिटी होगा। इसका मतलब आपको माइनस ऑफ साइन ऑफ इंफिनिटी का वैल्यू कैलकुलेट करना है कि ये वैल्यू कितना होता है। ठीक है। तो इंफिनिटी, अब आप ये देखो कि जब मैं साइन का ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो साइन का ग्राफ इस तरह से जाएगा। ठीक। तो अब देखो इसका जो पैटर्न है ये जो हमेशा -1 से 1 के बीच में क्या करेगा, लाई करेगा, 1 पे इक्वल होगा ऊपर। ठीक है। तो -1 से 1 के बीच में क्या करेगा, इसका ग्राफ आएगा साइन का। तो ऐसे ग्राफ को, साइन के ग्राफ को हम क्या कहते हैं, ये बॉन्डेड है। सही है। -1 से 1 के बीच में हमेशा लाई करेगा। तो अगर ये इंफिनिटी पे भी चले जाएगा तो क्या कहेंगे कि क्या इंफिनिटी पे ये -1 से 1 के बीच में रहना चाहिए, तो ये -1 से 1 के बीच में रहेगा। अब क्या है, एट इंफिनिटी हो क्या रहा होगा, जैसे यहां पे 0 और पाई दो अलग अलग वैल्यूज है, π/2 अलग वैल्यूज है, मगर आप ये देखो जब आप इंफिनिटी पे चले जाओगे तो इंफिनिटी प्लस 0, इंफिनिटी प्लस π/2, इंफिनिटी प्लस पाई, ठीक है, ये सब क्या होगा, इंफिनिटी होगा। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये जो 3 डिफरेंट वैल्यू दे रहा था, 0 दे रहा था, यहाँ पे मान लो 1 दे रहा है, उसके बाद आपका 0 दे रहा है, फिर आपका -1 दे रहा है, ये सभी वैल्यूज इंफिनिटी पे एक ही पॉइंट पे आ रहे होंगे। तो एट इंफिनिटी हम क्या मानते हैं कि हमारा जो साइन का फंक्शन है ये ऑसिलेटरी नेचर का होता है, या -1 से 1 के बीच में ऑसिलेट करता है। तो इंफिनिटी पे आपका जो ग्राफ होगा वो इस तरह का ग्राफ फॉर्म होगा। मतलब आप एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि इसका वैल्यू क्या होगा, -1 होगा, 1 होगा, 0 होगा, क्या होगा। तो इसीलिए हमने क्या बोला कि sin x एट इंफिनिटी क्या है, ऑसिलेटरी नेचर रखता है। ऑसिलेटरी नेचर रखने का मतलब ये डिफाइन नहीं है, एग्जैक्टली डिफाइन नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, माइनस ऑफ साइन ऑफ x गिव्स फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -1 to 1। ठीक है। बट डोंट नो, हम नहीं जानते कि क्या आएगा। जो भी वैल्यू आएगा एक फाइनाइट आने वाला है, मगर क्या आएगा हम नहीं जानते। तो एग्जैक्टली मैं नहीं कह सकता कि इसका वैल्यू क्या आएगा। तो जब मैं एग्जैक्टली फाइनाइट वैल्यूज को नहीं बता सकता तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होगा। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं इसको भी हम क्या कहते हैं, इसमें कंसीडर करते हैं आपका डिसकंटिन्यूटी के केस में, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट जब ऐसा कोई भी वैल्यू आएगा तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा कि भाई इसका वैल्यू कुछ, आप दो चीज को इक्वल कब करोगे, जैसे मान लो आपने 2 = 3 किया तो हम जानते हैं कि नॉट इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि मुझे पता है यहाँ एग्जैक्ट क्या वैल्यू आ रहा है, यहाँ एग्जैक्ट क्या वैल्यू आ रहा है। अब मैंने कहा कि भाई यहाँ पे समथिंग कुछ वैल्यू आ रहा है, मैं नहीं जानता क्या आ रहा है, तो मैं नहीं डिसाइड कर सकता कि ये इक्वल होगा या नहीं होगा। ठीक है बेटे, चलिए इसके आगे का भी डिस्कस करते हैं आगे। चलिए, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन डिफाइंड बाय सम फंक्शनल रूल। ठीक है,
तो अभी फंक्शनल इक्वेशन के बारे में ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है। तो अब हम क्या देखेंगे कि हमारे पास इस तरह से कोई फंक्शनल रूल दिया होगा और इस फंक्शनल रूल के अकॉर्डिंगली हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा कि वो कंटिन्यूअस है कि नहीं। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं। लेट f of x plus y equal to f of x plus f of y for all x y belong to R। देन ठीक है, तो अब आपसे पूछा है कि आपका जो फंक्शन है वो क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है f(x) must be continuous for all x belong to real number। सेकेंड है आपका f(x) may be continuous, f(x) may be continuous। ठीक है, for all x belong to real number। थर्ड है आपका f of x must be discontinuous और फिर may be discontinuous। ठीक है, तो 85 में दो ऑप्शन ये हो गए, फिर f of x must be, अभी यहाँ डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, डिसकंटिन्यूस फॉर ऑल वैल्यू, और फिर f(x) may be discontinuous। ठीक है, डिसकंटिन्यूस फॉर ऑल वैल्यू, ये है क्वेश्चन। ठीक है, तो अब देखो आपका जो क्वेश्चन है वो पूरा फंक्शनल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। f(x plus y equal to f(x plus fy for all value of x y belong to real number। तो अब मुझे ये चेक करना है क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो अभी हर एक वैल्यू के लिए हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो कोई मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लेता हूँ। तो अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट की अगर मैं बात करूं, लिमिट x टेंड टू, मान लीजिए मैंने लिमिट x टेंड टू क्या ले लिया, आपका a ले लिया। तो a पे मैं चेक कर रहा हूं। अब a कोई भी जनरल पॉइंट हो सकता है इस पे। तो a पे अगर मैं चेक करूंगा तो लेफ्ट हैंड आपका लिमिट होगा। तो इसके लिए मैंने f of x plus y ले लिया। तो आप देखो ये जो वैल्यू होगा लिमिट ऑफ, सही है। अब x प्लस वाई इक्वल टू क्या, f(x) प्लस fy। तो यहाँ पे आने वाले वैल्यू को भी अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से मैं लिखूंगा। अब कैसे लिखूंगा, मान लीजिए आपने अभी f of x ले रखा है, तो ये जो वैल्यू होगा लिमिट ऑफ x टेंड टू, तो इसकी जगह पे क्या आएगा, h टेंड टू 0, और ये क्या बन जाएगा आपका a माइनस ऑफ h। अब देखो यहाँ पे x प्लस क्या था, y था, तो f(x) fy आया। तो अभी आने वाला जो वैल्यू होगा वो क्या आएगा आपका, लिमिट h टेंड टू 0 f of a, ठीक है, यहाँ पे प्लस है, प्लस f ऑफ माइनस ऑफ h। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। जब मैं राइट हैंड लिमिट यहां से कैलकुलेट करूंगा तो x टेंड टू a प्लस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट ऑफ h टेंड टू 0 f ऑफ a प्लस h इक्वल टू लिमिट ऑफ h टेंड टू 0। अगर आप ये रिलेशन अप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ a प्लस ऑफ f ऑफ h आ जाएगा बेटे। सही है। अब देखो जब आपने h टेंड टू 0 किया तो ये वाला वैल्यू f ऑफ a प्लस f ऑफ 0 देगा, ये भी f ऑफ a प्लस क्या देगा, f ऑफ 0 देगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही क्या है, इक्वल है। दूसरी बात, ये दोनों क्या होगा, f ऑफ a प्लस f ऑफ 0 के इक्वल है। सही है। अगर आपने लिमिट x टेंड टू 0 पुट किया, सॉरी a पुट किया, f(x) लिया, ठीक है, तो आप देखो ये क्या देगा आपको, f ऑफ a देगा। अब क्या है कि इन तीनों वैल्यू को अगर मैं देखता हूं तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल तो है, मगर f ऑफ x टेंड टू f ऑफ a जो अगर मैं बात करता हूं एट x इक्वल टू a, वहां पे फंक्शन का वैल्यू किसके इक्वल होगा, a के इक्वल होगा, f ऑफ a। सही है। तो क्या f ऑफ 0 ये वाला वैल्यू, लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहा है मगर ये वैल्यू अभी इसके इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें एक टर्म आ रहा है f ऑफ 0 वाला टर्म। तो अब मुझे ये डिसाइड करना है क्या f ऑफ 0 यहां से एलिमिनेट हो सकता है या नहीं। तो आप ये देखो f ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू fx प्लस fy गिवन है, f ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू fx प्लस f ऑफ y। x और y दोनों की जगह मैं 0 पुट कर दूं तो ये f0 हो जाएगा। यहां पे ये क्या होगा आपका, देखो f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 0,
तो 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ जीरो और एफ ऑफ जीरो, तो इसे हम क्या लिखेंगे, इतना माइनस ये, तो एफ ऑफ जीरो इक्वल टू क्या आ गया फाइनली जीरो। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये क्या है, जीरो है, और एफ ये भी क्या है, जीरो। तो देखो इसने लेफ्ट हैंड लिमिट आपका एफ ऑफ ए आ रहा है, राइट हैंड लिमिट एफ ऑफ ए आ रहा है, ये वैल्यू पे कितना आ रहा है, एफ ऑफ ए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और ये तीनों वैल्यू इक्वल है, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो फंक्शन होगा, ए कोई भी पॉइंट हो सकता था, मैंने जानता यहाँ पे ए मैंने एक जनरल पॉइंट ले लिया था, तो मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ एक्स मस्ट बी कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू रियल नंबर। सही है, समझ में आया। दूसरी बात, कभी भी आपको इस तरह का फंक्शन मिलता है तो फंक्शन से हमने क्या सीखा था कि एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू, अगर एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई टाइप का कोई नंबर मिलता है तो ये कौन सा फंक्शन होगा, तो आपका एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू समथिंग आप क्या लिखते हो, या एफ एक्स की अगर मैं बात करता हूं तो एफ एक्स इक्वल टू ए ऑफ एक्स होता है। अब देखो आपने एक्स प्लस वाई लिया तो यहाँ ए ऑफ एक्स प्लस वाई होगा, तो ये क्या देगा आपको, ए एक्स प्लस ए ऑफ वाई। ठीक है, अब ए ऑफ ये क्या हो गया, एफ एक्स, और ये वाला वैल्यू क्या है, एफ ऑफ वाई। ठीक है, तो जब भी आपके पास ऐसा फंक्शनल रूल मिलता है तो आपका जो फंक्शन होगा वो ए एक्स टाइप का, लीनियर टाइप का फंक्शन होगा। तो अगर मैं यहाँ पे जीरो पुट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, जीरो होगा कि नहीं, सही है। तो आप डायरेक्टली इसको सब्स्टिट्यूट करके भी सॉल्व कर सकते थे और डायरेक्टली इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, इफ एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स डॉट एफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू, ठीक है, एक्स वाई, एंड एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस जी एक्स डॉट क्या दे रखा है, कैपिटल जी एक्स, वेयर लिमिट ऑफ एक्स टेंड टू जीरो, जी एक्स इक्वल टू जीरो, समथिंग ये दे रखा है, प्रूव करना है कि मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो इसे करने में ना आप दो चीज सोच सकते हो। पहला तो ये कि यहां पे जो ये टर्म आ रहे हैं ना, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ एफ ऑफ वाई, तो या तो फंक्शन सोच लो, ठीक है, जो इसका सॉल्यूशन हो। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम क्या देखते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, अगर आप ए टू द पावर एक्स लोगे तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा, ए टू द पावर एक्स प्लस वाई, तो ए टू द पावर एक्स ए टू द पावर वाई देगा। इसका मतलब आपका जो फंक्शन है, देखो एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई, इसका ये सेटिस्फाई कर रहे हैं ना, ये जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स, ये क्या कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये इसको सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब मेरा एफ एक्स का वैल्यू क्या हो गया, ए टू द पावर एक्स लेके आप चल सकते हो, मगर एफ एक्स किसके इक्वल है, यहां से एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस जी ऑफ एक्स मल्टीप्लीकेशन जी एक्स है कि नहीं, इसके इक्वल है। तो यहां से ए एक्स अगर आपने लिया हुआ है तो 1 प्लस जी एक्स और यहाँ पे जी ऑफ एक्स हो जाएगा। क्लियर है, सही है। ये आपको दे रखा है कि एफ एक्स किसके इक्वल है, जी ऑफ एक्स के इक्वल है। ठीक, अब मुझे एफ एक्स के बारे में बताना था कि एफ एक्स कंटिन्यूअस होगा कि नहीं। वैसे तो मैं जानता हूँ ए टू द पावर एक्स कोई भी फंक्शन हो तो ए टू द पावर एक्स वाला फंक्शन हमेशा क्या होता है, आपका कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, एक तो मैं इस फंक्शनल रूल से डायरेक्टली बता सकता हूँ कि मेरा फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होगा। अब दूसरी बात है कि मुझे इसको अप्लाई करके ही प्रूव करना है कि मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है। सही है, तो अब ये देखो कि अगर इसका यूज करके मुझे प्रूव करना होगा फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो हम अप्लाई कर लेते हैं x इक्वल टू 0 पे। ठीक है, तो आप ये देखो, वैसे तो a टू द पावर x हो जाएगा और g ऑफ x इक्वल टू क्या देता है, a टू द पावर x माइनस ऑफ 1 देगा। अगर आपने लिमिट x टेंड टू 0 लगाया भी है तो लिमिट x टेंड टू 0 g ऑफ x कितना है आपका, 0 है, और यहाँ पे लिमिट अप्लाई करोगे तो ये भी 0 है, तो 0 इक्वल टू a टू द पावर x की वैल्यू 0 माइनस 1। तो अब यहाँ पे आने वाला a कुछ भी हो, ये हमेशा आपको 0 ही देगा, है कि नहीं। ठीक है, तो यहां से हम क्या देख रहे हैं कि भाई a का वैल्यू, आपका जो बेस है वो बेस कुछ भी रह सकता है, x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ये हर एक वैल्यू के लिए क्या देगा, आपको 0 ही देगा। तो कंटिन्यूटी चेक करते हैं 0 पे, तो एट x टेंड टू 0 ऑफ माइनस, तो 0 ऑफ माइनस अगर आप यहां पे करोगे f ऑफ x में, तो यहां से आपको फंक्शन क्या मिलने वाला है, लिमिट h टेंड टू 0 0 माइनस ऑफ h f ऑफ। ठीक है,
तो एफ ऑफ जीरो माइनस एच, यहां से देखो क्या मिलेगा, एफ ऑफ जीरो मिलेगा, एफ ऑफ माइनस एच मिलेगा। ठीक है बेटे, सही है ना। तो एफ ऑफ जीरो मिला, एफ ऑफ माइनस एच मिला, मगर मेरा यहां से जो फंक्शन है एफ एक्स का जो फंक्शन है, ठीक, तो एफ एक्स को इनडायरेक्टली मैं किसका यूज करते हुए निकाल सकता हूं, जी ऑफ जीरो और जी ऑफ एक्स, और इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही एग्जिस्ट करता है। तो जब मैं लिमिट ऑफ x टेंड टू जीरो एफ एक्स माइनस वन करूंगा तो ये लिमिट ऑफ जीरो और g ऑफ x और g ऑफ x देगा। और अगर ये वाला जो फंक्शन है इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही एग्जिस्ट करता है और दोनों के लिए ये जीरो है, तो इस वाले फंक्शन के लिए भी ये क्या होगा, हमेशा जीरो। तो अगर ये जीरो होता है तो लिमिट ऑफ x टेंड टू जीरो एफ एक्स इक्वल टू क्या मैं 1 लिख सकता हूं, सही है। तो इसका क्या वैल्यू आ गया, लिमिट x टेंड टू जीरो एफ एक्स इक्वल टू 1 आ गया। क्लियर बेटे। तो अब लिमिट का वैल्यू तो आ गया, बात करनी है कि फंक्शन का वैल्यू क्या आएगा जीरो पे, सही है। तो जीरो पे मैं फंक्शन का वैल्यू चेक करता हूं, तो आप इसमें f0 पुट करो, तो x और y दोनों की जगह अगर मैं जीरो पुट करूंगा तो जीरो प्लस जीरो एफ ऑफ जीरो मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरो, तो ये एफ ऑफ जीरो का होल स्क्वायर हो गया, एफ ऑफ जीरो। अब आप ये देखो एफ ऑफ जीरो का होल स्क्वायर माइनस ऑफ एफ ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो, एफ ऑफ जीरो कॉमन होगा, एफ ऑफ जीरो माइनस ऑफ 1 इक्वल टू जीरो। तो या तो एफ ऑफ जीरो को जीरो होना चाहिए या एफ ऑफ जीरो को 1 होना चाहिए। तो दो पॉसिबिलिटी हमारे पास दे रखी है कि नहीं। मगर एफ ऑफ जीरो अगर जीरो हो जाएगा तो आप देखो ये पूरा ही वैल्यू जीरो हो जाएगा, ठीक है, पूरा ही वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो एफ ऑफ जीरो वाला वैल्यू हम जीरो नहीं ले सकते। क्लियर है, ठीक है, क्योंकि एफ ऑफ जीरो अगर आपने जीरो लिया, जैसे मैं आपको बताता, देखो मान लो एफ ऑफ जीरो को जीरो लिया आपने, तो ये जीरो हो जाएगा। यहां पे आपका ये, क्योंकि लिमिट x टेंड टू जीरो, ये तो जीरो है, तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, एफ एक्स का वैल्यू, यहां से ये 1 आ जाएगा। तो लिमिट से मैं क्या देख रहा हूं कि फंक्शन का वैल्यू कितना है, यहाँ पे जो लिमिट है x इक्वल टू जीरो पे 1 है, तो यहां से एफ ऑफ जीरो का वैल्यू कितना होगा, 1। तो एफ ऑफ जीरो इक्वल टू अगर 1 हो जाता है तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, लिमिट और जीरो पे वैल्यू 1। तो मैं क्या कहूंगा, एट x इक्वल टू जीरो, तो मेरा जो फंक्शन होगा एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू जीरो, है कि नहीं। अब जीरो पे तो मैंने देख लिया मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस, आप इसके अलावा कोई दूसरा वैल्यू ले लो, है कि नहीं। तो जब मैं कोई दूसरा वैल्यू लूंगा, मीन्स आपका x टेंड टू a करके कोई वैल्यू ले लेता हूं, ठीक है बेटे। x टेंड टू a वैल्यू के लिए मुझे डिसाइड करना है कि मेरा f x फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो लिमिट ऑफ x टेंड टू मैंने a ले लिया। f x के लिए डिसाइड करना है तो लिमिट ऑफ ये जो वैल्यू होगा वो h टेंड टू जीरो होगा माइनस एफ एक्स, तो a माइनस एच, ये f ऑफ a देगा और f ऑफ माइनस एच दे रहा होगा। सेकेंड आपने h टेंड टू a प्लस लिया, एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंड टू जीरो f ऑफ a प्लस h आएगा, तो ये f ऑफ a f ऑफ h देगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब क्या है, जब मैं f ऑफ a की बात करूंगा, f ऑफ a तो f ऑफ a ही रहने वाला है, तो डिसाइड करना था इसके बारे में, सही। तो अभी हमने प्रूफ देखा कि f ऑफ h टेंड टू जीरो, जब h टेंड टू जीरो होगा तो ये f ऑफ a तो ऐसे ही रहेगा, मगर ये क्या हो जाएगा, जीरो होगा। f ऑफ a ऐसे ही रहने वाला है, ये वाला वैल्यू क्या होगा, जीरो, है कि नहीं। और f ऑफ जीरो का वैल्यू मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूं कि कितना है, 1 है। तो अगर ये वैल्यू 1 होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ ए हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये तो 1 है, ये भी 1 है, तो ये एफ लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हो गया, और ये किसके इक्वल है, एफ ऑफ ए के। तो हर एक वैल्यू पे मेरा जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, और वैसे भी हमने लिमिट x टेंड टू जीरो देखा, तो यहाँ पे x इक्वल टू किसी भी पॉइंट के लिए ना x इक्वल टू जीरो पुट किया
तो 0 पे फंक्शन का वैल्यू कितना हो गया आपका 1 हो जाएगा, और हर एक पॉइंट पे मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है तो एफ ऑफ 0 पे एफ ऑफ 0 का वैल्यू 1 होना चाहिए। ठीक है, तो फाइनली हमने क्या प्रूव किया कि अपना फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑपरेशन के बारे में कि अगर हमारे पास दो डिफरेंट कंटिन्यूअस फंक्शन दे रखे हैं तो उसके कॉम्बिनेशन से आपका क्या ऑपरेशन फॉर्म होगा। सही बेटे, तो अब देखो कि मान लो कि अभी तक आपने क्या देखा था कि एक पर्टिकुलर फंक्शन आपको दे रखा है, उसकी कंटिन्यूटी चेक करें। अगर दो फंक्शन दे रखा है, या मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन दे रखा है sin x, तो हम जानते हैं कि sin x हमेशा कंटिन्यूअस होता है। तो मान लीजिए अगर मैंने 2 sin x ले लिया तो क्या ये हमेशा कंटिन्यूअस होगा। तो यहां से हमने क्या रूल निकाला कि इफ fx इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन देन k ऑफ fx इज आल्सो ए कंटिन्यूअस फंक्शन, ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। दूसरी बात, अगर fx कंटिन्यूअस फंक्शन है तो fx की पावर आप m बाई n ले लो, आप k ले लो, कुछ भी ले लो, तो ये भी क्या होगा आपका कंटिन्यूअस होगा। क्लियर है, मींस आपका sin x है तो sin x का होल स्क्वायर भी कंटिन्यूअस होगा, क्यूब लो, फोर्थ पावर लो, इसकी पावर 1/2 लो, ये सब क्या होगा आपके कंटिन्यूअस होंगे। ठीक है, अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस है, जैसे अगर fx और gx हमने कोई दो फंक्शन लिया और ये दो फंक्शन आपके क्या है कंटिन्यूअस हैं, ठीक है, तो इसका कॉम्बिनेशन वो भी हमेशा कंटिन्यूअस होगा। तो इसके लिए हमारे पास थ्योरम 1 है, तो हम थ्योरम 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो थ्योरम 1 है अपना सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड कोसेंट ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। सम डिफरेंस प्रोडक्ट कोसेंट ऑफ ए टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। अगर अब क्या है कोसेंट में जब px बाय qx लिखते हो तो प्रोवाइडेड दैट q ऑफ a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, नहीं तो ये अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं इस थ्योरम को प्रूव कर रहा हूं कि आपका सम और डिफरेंस ये सब कंटिन्यूअस कैसे होता है। ठीक है, मान लीजिए आपने एक फंक्शन लिया fx जो कंटिन्यूअस है, तो लिमिट x टेंड टू a पे अगर मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है तो f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ a हो जाएगा। लिमिट ऑफ x टेंड टू a gx फंक्शन भी अगर कंटिन्यूअस है तो ऐसा होगा। अब आप ये देखो, आप ना इन दोनों का मान लेते हैं कि इसका वैल्यू कुछ L टाइप का आ रहा है, इसका वैल्यू M टाइप का आ रहा है। सही है, तो इसमें इस वाले टर्म में लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इंक्लूडेड है। तो आपने क्या किया, fx और gx का एडिशन ले लिया। तो अगर आप एडिशन लेते हो तो आप देखो, जब मैं लिमिट अप्लाई करूंगा, लिमिट x टेंड टू a, तो ये लिमिट ऑफ x टेंड टू a fx प्लस लिमिट ऑफ x टेंड टू a gx देगा, है कि नहीं। तो यहां से इसका वैल्यू कितना आएगा L, इसका वैल्यू कितना आएगा M आएगा। ठीक है, और डायरेक्टली भी आप सोचो कि fx और gx में मैं वैल्यू पुट करता तो ये मुझे L प्लस M दे रहा होता। तो मैं क्या कह सकता हूं कि ये जो वैल्यू है ये f ऑफ a प्लस g ऑफ a के इक्वल है। सिमिलरली आप मल्टीप्लीकेशन करोगे तभी भी आपको सेम ऐसा ही वैल्यू मिलेगा। fx माइनस ऑफ gx करते हैं तो ये f ऑफ लिमिट ऑफ x टेंड टू a f ऑफ a माइनस g ऑफ a देता। मल्टीप्लाई करते तो l मल्टीप्लाई m आ जाता। तो इस तरह से जाके आप क्या करोगे, इस थ्योरम का प्रूव करोगे। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर हमारे पास दो कंटिन्यूअस फंक्शन दे रखे हैं तो उन दोनों फंक्शन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वो सभी क्या होंगे, आपके कंटिन्यूअस होंगे। तो इसके बारे में तो आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, दो कंटिन्यूअस है तो आप डायरेक्टली कंटिन्यूअस ले लें। मगर क्या है, अगर एक फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस होता है और दूसरा फंक्शन मेरा डिसकंटिन्यूअस हो जाए, सही है, एक फंक्शन हमने क्या ले लिया कंटिन्यूअस और दूसरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस, तब उस केस में आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये दोनों डिसकंटिन्यूअस होगा। अगर fx कंटिन्यूअस है, gx डिसकंटिन्यूअस है, तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है fx प्लस gx वो क्या होगा, आपका डिसकंटिन्यूअस होगा। चलिए चेक करते हैं कैसे। मान लीजिए कि मैंने एक फंक्शन ले लिया fx इक्वल टू x और दूसरा फंक्शन gx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब मैं जानता हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होता है, ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। और कहां पे डिसकंटिन्यूअस होता है, आपका इंटीग्रल पॉइंट पे। तो अगर मैं fx और gx का कॉम्बिनेशन लेता हूं
ये x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x दे देगा, सही है। तो अब आप ये देखो यहां से आने वाला जो वैल्यू है, अगर मैं इंटीग्रल पॉइंट की बात करूं, किसी भी इंटीग्रल पॉइंट की अगर बात करता हूं, तो लिमिट ऑफ x टेंड टू आप k ले लो, तो k माइनस लेने पे f ऑफ x प्लस जी एक्स का जो टर्म है ये आपको क्या देगा, k माइनस ऑफ h प्लस k माइनस ऑफ h। तो लिमिट अप्लाई करोगे तो k माइनस ऑफ h और यहां से क्या मिलेगा आपको, k माइनस वन। h टेंड टू जीरो होगा तो k प्लस k माइनस वन हो जाएगा, यानी 2k माइनस वन, ठीक है। लिमिट x टेंड टू k प्लस अगर मैं करूं तो fx प्लस जी एक्स इक्वल टू k प्लस h देगा, यहां पे क्या देगा, k प्लस h, तो k प्लस k, तो कितना आ गया यहां से 2k। आप देख रहे हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अगर लिमिट ही इक्वल नहीं है तो मैं कैसे कहूंगा कि ये कंटिन्यूअस हो जाएंगे, सही है। तो यहाँ पे हमने लिमिट अप्लाई किया, ये क्या हो गया आपका 2k और ये कितना है 2k माइनस वन, सही है। तो आप देख रहे हो इसमें आपका फर्स्ट वाला फंक्शन कंटिन्यूअस है और सेकंड वाला डिसकंटिन्यूअस है, तो इसका कॉम्बिनेशन। सिमिलरली जैसा ये किया वैसे अगर माइनस आता तभी भी डिसकंटिन्यूअस होता, ठीक है। तो इसका जो कॉम्बिनेशन है प्लस का और माइनस का कॉम्बिनेशन, एडिशन सब्ट्रैक्शन का, वो डिसकंटिन्यूअस होगा। हाँ, मगर अगर मैं कहता हूं कि मेरा एक फंक्शन fx, मान लीजिए कि हमारे पास एक फंक्शन fx दे रखा है और fx कंटिन्यूअस है और gx आपका डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, तो fx कंटिन्यूअस और gx डिसकंटिन्यूअस होगा तो उसका जो प्रोडक्ट होगा fx इंटू gx इज नॉट नेसेसरी डिसकंटिन्यूअस। ये जरूरी नहीं कि ये क्या हो आपका डिसकंटिन्यूअस, हो सकता है ये कंटिन्यूअस है, सही है, हो सकता है वो डिसकंटिन्यूअस है, दोनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसीलिए जनरली हम क्या बोलते हैं कि इसके ऊपर हम कोई कमेंट नहीं कर सकते कि ये हमेशा डिसकंटिन्यूअस ही होगा। आइए देखते हैं कैसे। तो अभी हमने जो एग्जांपल लिया था सेम उसी एग्जांपल को लेके चल रहे हैं कि fx इक्वल टू अगर आपने x लिया और gx इक्वल टू आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ले लिया है, तो आपने इन दोनों का कॉम्बिनेशन लिया। तो आप देखो किसी इंटीग्रल पॉइंट पे x इक्वल टू k पे अगर मैं fx मल्टीप्लाई ऑफ gx लेता हूं बेटे, है ना, तो लिमिट ऑफ x टेंड टू, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं, तो लिमिट x टेंड टू k माइनस fx इंटू gx, तो ये वैल्यू क्या देगा k माइनस के लिए, लिमिट h टेंड टू जीरो k माइनस ऑफ h मल्टीप्लीकेशन ऑफ, सही, k माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर k माइनस ऑफ h, सही, ये हो जाएगा। सिमिलरली x टेंड टू k प्लस fx gx मल्टीप्लाई करोगे तो ये लिमिट ऑफ h टेंड टू जीरो, है ना, ऐसा होगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा k प्लस ऑफ h और यहाँ पे क्या होगा k प्लस ऑफ h, ठीक है, ये हो गया, सही है ना। अब आप ये देखो जब मैं यहाँ पे h टेंड टू जीरो करूंगा तो ये तो k देगा, ये क्या देगा आपका k माइनस ऑफ वन देगा, ठीक है। अच्छा इसकी बात करते हैं, ये क्या देगा k देगा, यहां से भी क्या देगा k, तो आप क्या देख रहे हो ये k स्क्वायर माइनस ऑफ k देगा और ये k स्क्वायर देगा। इसका मतलब ये जो फंक्शन है अभी तो डिसकंटिन्यूअस आ गया ना, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सही है, फॉर k आपका कोई इंटीजर है। अच्छा अगर मान लो k का वैल्यू मैं जीरो ले लेता हूं, यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है ना, या लिमिट मैं जो कैलकुलेट कर रहा हूं वो x टेंड टू जीरो के लिए अगर कैलकुलेट करता हूं तो जीरो पे आप देखो यहाँ पे जब k की जगह पे आप जीरो पुट करोगे तो जीरो माइनस जीरो आपको जीरो मिलेगा और ये भी जीरो हो जाएगा। तो एट x इक्वल टू जीरो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या है आपका राइट हैंड लिमिट, है कि नहीं। इसके अलावा कोई और दूसरा इंटीग्रल वैल्यू आपने पुट किया तो उसपे मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। तो आप देख रहे हो ये जो प्रोडक्ट है ये कंटिन्यूअस हो भी सकता है और डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है, सही है, मगर ओवरऑल यहाँ पे ये फंक्शन हमेशा डिसकंटिन्यूअस था, ये फंक्शन हमेशा आपका कंटिन्यूअस था। तो हमने क्या देखा कि भाई इसका जो कॉम्बिनेशन होगा मल्टीप्लीकेशन वो कंटिन्यूअस भी हो सकता है, डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है। तो इसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा fx
इक्वल टू cos ऑफ 2x माइनस 1/2 पाई इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। ठीक है, कंटिन्यूअस है। एंड gx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। मगर इसका जो कॉम्बिनेशन लोगे वो आप देखोगे कि कंटिन्यूअस होगा। एक डिसकंटिन्यूअस है, एक कंटिन्यूअस है, मगर इसका जो कॉम्बिनेशन होगा वो आपका कंटिन्यूअस आएगा। चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट वाला अगर फंक्शन गिवन है कि वो कंटिन्यूअस है तो लिमिट ऑफ x टेंड टू 1, तो लिमिट ऑफ x टेंड टू 1 cos ऑफ 2x माइनस 1/2 और पाई। ठीक है, तो या आप इसे पाई/2 कर लो। तो ये अगर कंटिन्यूअस है तो इसका वैल्यू किसके इक्वल होना चाहिए? जब मैं यहाँ पे 1 पुट करूंगा, 1 पुट करो तो 1 पुट करोगे तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 2 माइनस ऑफ 1 हो जाएगा। तो cos ऑफ पाई/2, cos पाई/2 कितना होगा? 0, यानी f ऑफ 1 इक्वल टू आपको 0 दे दे। सही है। सेकेंड लिमिट x टेंड टू 1, अगर मैं सेकेंड फंक्शन की बात करूं gx की, तो लिमिट x टेंड टू 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 है। सही है। अब ये तो डिसकंटिन्यूअस होता है, यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करोगे तो 0 देगा, राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करोगे तो ये 1 देगा। तो ये तो डिसकंटिन्यूअस है कि नहीं? तो अब इन दोनों का मैं कॉम्बिनेशन लेता हूं। तो मान लो मैंने कॉम्बिनेशन लिया लिमिट x टेंड टू 1, तो ये क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x मल्टीप्लाई cos ऑफ 2x माइनस 1 पाई/2। अब इसका मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करना है, तो चलो लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं। तो जब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करूंगा तो लिमिट ऑफ x टेंड टू क्या होगा? 1 माइनस, तो 1 माइनस करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? फ्रैक्शन पार्ट समथिंग इस तरह से ले लेते हैं, है ना? 2x माइनस 1 पाई/2। अच्छा ठीक है, अभी लिमिट h टेंड टू आपने 0 किया तो क्या ये 1 माइनस h आएगा? cos ऑफ 2 1 माइनस h माइनस 1 पाई/2। लिमिट ऑफ h टेंड टू 0 1 माइनस h का जब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो कितना आएगा? 0। अब 0 मल्टीप्लीकेशन ऑफ समथिंग जो भी होगा वो तो 0 ही देने वाला है ना। तो यहां से लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ गया आपका? 0 आ गया। जब आप राइट हैंड लिमिट की बात करोगे तो राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड टू क्या होगा? 1 प्लस, तो 1 प्लस पुट कर दो यहां पे, ग्रेटेस्ट इंटीजर cos ऑफ 2x माइनस 1 पाई/2। तो लिमिट ऑफ h टेंड टू 0 1 प्लस h cos ऑफ 2 इंटू 1 प्लस h माइनस 1 पाई/2। ये 1 मल्टीप्लीकेशन ऑफ क्या दे देगा? cos ऑफ 2h प्लस 1 पाई/2। अब ये ऑड मल्टीपल, अब देखो h टेंड टू 0 करोगे तो पाई/2 देगा, और पाई/2 कितना होता है आपका? 0 आ जाएगा। आप f ऑफ 1 कैलकुलेट करो तो यहां से 1 डायरेक्टली अगर पुट करता हूं तो ये f1 तो 1 हो जाएगा, ये पाई/2 हो जाएगा, तो कितना देगा? 0। तो आप क्या देख रहे हो? 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ 1 तीनों ही इक्वल है, और तीनों का वैल्यू कितना आपका? 0। तो मेरा फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर डिसकंटिन्यूअस था 1 पे, मगर इन दोनों के कॉम्बिनेशन ने क्या दे दिया? आपका कंटिन्यूअस दे दिया। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 आ रहा है, राइट हैंड लिमिट भी 0 आ रहा है, और f ऑफ 1 भी कितना आ रहा है? आपका 0 आ रहा है। क्लियर है? तो आप देख रहे हो कि जब फंक्शन एक कंटिन्यूअस है दूसरा डिसकंटिन्यूअस है तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। वो कंटिन्यूअस हो भी सकता है, नहीं भी, आपको चेक करना पड़ेगा। तो सही है। चलिए, तो आज हम ना इतना ही कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।